नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम सरोकार में। मैं हूं कवीन सचान और एक बार फिर हम हाजिर हैं आपसे जुड़े एक बेहद अहम मुद्दे के साथ। और जैसा आप दर्शकों की मांग थी और राय थी कि आवारा जानवरों की समस्या दिन पर दिन शहरी या फिर ग्रामीण इलाकों में बढ़ती जा रही, जिसे लेकर हमें एक कार्यक्रम करना चाहिए जिसमें समझना चाहिए कि असल में ये समस्या है क्यों। और हाल के कुछ वर्षों में तेजी के साथ ये समस्या न सिर्फ गाँवों में बल्कि शहरी इलाकों में भी बढ़ी है। दिल्ली एनसीआर से लेकर मुंबई, अहमदाबाद या फिर चेन्नई जैसे बड़े शहरों की बात करें, वहां पर भी आवारा जानवरों की समस्या बढ़ चुकी है। और 2011 के 12 के अगर मैं आंकड़े कहूं तो आवारा जानवरों की जो संख्या थी करीब 53 लाख से ज्यादा आवारा जो पशु थे, सिर्फ मैं जानवर इसलिए नहीं कह रहा हूं कि पशुओं की संख्या थी, वो अब 2020 में कितनी बढ़ चुकी होगी इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। और शायद इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं, क्योंकि आप जब घर से बाहर निकलते हैं तो सड़क पर हो, ट्रैफिक के बीच में हो, तब आपको आवारा कुत्ते से लेकर आपको कई तरह के जानवर और जंगली जानवर, मैं कहूं कि बंदर भी आपको नजर आते हैं शहरी इलाकों में। तो असल में ये समस्या क्या वाकई बड़ी हो चुकी है? इसके चलते किस तरीके की दिक्कतें हमारे आम जनजीवन को हैं, और इससे निपटने के लिए या मैं कहूं इस समस्या के समाधान के लिए विकल्प के तौर पर हमारे सामने क्या क्या होता है, किसकी जिम्मेदारी है, कौन क्या कर रहा है, और क्या कानूनी रास्ता इस समस्या को सुधारने की बजाय कहीं बड़ी कर रहा है। रूल्स क्या कहते हैं, क्या उनमें बदलाव की जरूरत है, तो समझेंगे अगले 1 घंटे में। हमारे साथ खास मेहमान हैं, उनका मैं परिचय करा दूं। स्टूडियो मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं दिनेश चंद जी हैं, जो कि म्युनिसिपल कमिश्नर गाजियाबाद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ अवतार सिंह जी हैं, मेयर हैं नॉर्थ दिल्ली से, स्वागत है। डॉक्टर सुजीत दत्ता हैं, डिप्टी कमिश्नर हैं NLM, डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, स्वागत है। और साथ ही अभिनव श्रीहन है, मैनेजिंग ट्रस्टी हैं फोन ऑफ पुलिस, स्वागत है आपका। और सुरेश जमथानी साहब हैं, जो कि पीड़ित हैं मैं कहूं कि इस समस्या के, और जैसे सुरेश जी ऐसे कई सारे लोग हैं जिन्होंने हमें सवाल भेजे, अपना दुख शेयर किया और कहा कि लगातार इस तरह की समस्याएं या तो उनके या उनके किसी रिश्तेदार या जान परिचित के साथ होती रही हैं। और साथ ही हमारे साथ कुछ युवा, बुजुर्ग और जनता के तौर पर हमारे ऑडियंस पे मौजूद हैं। शुरुआत में करना चाहूंगा आपसे, क्या और कितनी बड़ी ये समस्या है और किस हद तक ये परेशान करती है? अरे ये बहुत बड़ी समस्या है। आए दिन ये हादसे होते रहते हैं, एक दिन छोड़ के या डेली ये हादसे होते रहते हैं। अभी परसों की बात है, परसों भी किसी लड़की को कुत्तों ने काटा, जैसे मुझे काटा है उस लगभग उसी तरीके से काटा। आप कहाँ रहते हैं, मैं थोड़ा समझना चाहूंगा, आप कहाँ, किस इलाके से हैं लाजपत और नगर, क्या हुआ आपके साथ? लाजपत नगर 4। मैं रात को फंक्शन से आया, रिंग रोड पार करके मैं घर की ओर गया, घर मुड़ते ही 6, 7, 8 कुत्ते थे, सीधा ही अटैक करा मेरे पे। मेरी सारी टांगें इधर 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 सब काट गए। और मैं उसी टाइम ऑटो करके सफदरजंग हॉस्पिटल गया। रात का टाइम था, 12:30 1 बजे का। आवारा कुत्तों की समस्या आपके इलाके में है? हाँ जी, बहुत है, बहुत ज़्यादा है। क्या इस समस्या को लेकर आपने किसी से मुलाकात की, कहीं शिकायत की, किसी फोरम पर आप गए? बिल्कुल करी थी। कहाँ पर गए, क्या रिस्पॉन्स रहा, मैं समझना चाहूंगा दर्शकों के लिए, जिससे कि सिस्टम है क्या मौजूदा? वहाँ के एक मेयर हैं, उनसे हमने बात करी। उन्होंने वहाँ से कुत्ते उठवाए और फिर इंजेक्शन वगैरह लगा के फिर वहीं छोड़ गए। समस्या उस तरह की बरकरार है? समस्या की वहीं है, उसके बावजूद लोगों को काट रहे हैं। ओके, आए दिन काट रहे हैं। ओके, मैं आप दर्शकों में से, अगर आप लोगों में से कोई इस तरह का अनुभव है या कोई कहना चाह रहे हैं, जी बताएं। मैं दिल्ली एनसीआर में वैशाली में रहती हूँ। अभी लास्ट मंथ मैं अपने पापा के साथ स्ट्रे डॉग्स के लिए स्वेटर्स लेने जा रही थी, एंड जब मैं घर आ रही थी तो स्कूटी पे एक कुत्ते ने जंप मार के मेरी लेफ्ट लेग में काट लिया, एंड मैं स्ट्रेस के लिए लेने जा रही थी। तो ऑब्वियसली मुझे रेबीज़ के 5 इंजेक्शंस लगे, जो कि लास्ट मंथ तक लगते ही जा रहे थे। बट हर कोई ये बोलता है कि इस स्ट्रे ने काट लिया। आप ये भी तो देखिए कि वो भी तो रेबीज़ से मतलब जूझ रहा होगा, वो एनिमल भी, उसके लिए कोई कुछ क्यों नहीं करता है? इंडिया में कहा जाता है कि डेली मतलब हर ईयर 20,000 ऐसे केसेस आते हैं जिसमें जो लोग होते हैं वो रेबीज से मर जाते हैं। बट उन कुत्तों का क्या
जिनके साथ वो सब हो रहा है। हम बोलते हैं कि राइट्स है सबके, राइट्स है सबके, हमें एनिमल्स के लिए भी तो कुछ करना चाहिए। और मैं अपनी बात ये कहकर ख़त्म करना चाहूँगी, भले ही मुझे एक डॉग ने काटा होगा, बट मैं स्टिल एक एनिमल लवर हूँ और मेरे लिए मैटर नहीं करता कि एनिमल ने काटा है या नहीं काटा है। मैं आगे भी उन्हें पहले भी फीड करती आई थी, आगे भी करती आऊँगी, और मैं चाहूँगी कि गवर्नमेंट ऐसा कुछ करे कि इन एनिमल्स के लिए कुछ किया जाए। जनरली हम देखते हैं कि डॉग्स क्यों बढ़ रहे हैं। डॉग्स इसलिए ज़्यादा बढ़ रहे हैं कि स्टरलाइजेशन गवर्नमेंट तो बोलती है कि हम करवा देते हैं, पर असलियत में क्या होता है कि जब जैसे 6 मंथ की डॉग होती है उसके बाद स्टरलाइजेशन होती है, पर क्या होता है 6 मंथ से पहले ही वो हीट पे आके वो प्रेग्नेंट हो जाते हैं डॉग्स। तो उससे मतलब गवर्नमेंट अपने हिसाब से तो करती है, पर कई बार स्टरलाइजेशन के बाद भी डॉग्स कई उनको बीमारियाँ हो जाती हैं, या कई बार उनको रीलोकेट कर देते हैं, जहाँ से उठाते हैं वहाँ से नहीं वहाँ पे नहीं छोड़ते, फिर वहाँ पे जाके भी डॉग्स को भी दिक्कत होती है। तो इस वजह से भी कई डॉग्स के मतलब चिड़चिड़ापन या बहुत अलग स्टोरीज होती हैं जो वो काटते हैं। हर डॉग की अपनी स्टोरी होती है। मैंने अभी हाल ही में एक न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि वैशाली में अभी समस्या बढ़ गई है, जैसे इन्होंने बताया। तो वहाँ पे एक 7 साल की बच्ची को डॉग ने काटा, और उससे पहले भी ये समस्या चल रही थी वहाँ पे। तो पुलिस को भी कंप्लेन की गई है, सोसाइटी वालों ने प्रोटेस्ट भी किया इस बारे में, बट फिर भी अभी तक कुछ ऐसा किया नहीं गया है कि उन्हें रोका जाए। अगर हम उन्हें इंजेक्शन भी दे देंगे लेकिन स्टिल वो काटेंगे तो है ही। तो इस समस्या के लिए कुछ करना तो चाहिए पुलिस को, बट अभी तक कुछ हुआ नहीं है ऐसा मेजर। आपको क्या लगता है कि इसका समस्या या जो है इसके लिए आपने जो कंप्लेन की वो पुलिस के पास बेहतर विकल्प था, कोई और एजेंसी है? आप अवेयर हैं इसको लेकर कि कहाँ पर इसकी कंप्लेन करनी है? सर मेनली तो म्यूनिसिपल में ही होनी चाहिए इसकी कंप्लेन, क्योंकि वही सब देखते हैं। लेकिन एक हमारा जो सबसे पहला मीडियम होता है वो तो पुलिस ही होता है। ओके। हमारे इधर पालम साइड में पिंटो रोड और प्रहलादपुर है, वहाँ पर गाय को खुला छोड़ दिया जाता है। और गाय भी एक नहीं, मतलब कई सारी गाय होती है। एक दिन मैं और हस्बैंड आ रहे थे अपने स्कूटी से, और वहाँ पर एकदम गाय हमारे बिल्कुल सामने आई, एक नहीं 3-4 गाय एकदम सामने आई, और एकदम हिल के हम लोग दोनों ही गिर गए वहाँ पर। और फिर हम लोग को उठाया वहाँ के लोगों ने, पर मैं अंदर गई और जिनकी गाय थी उनसे मैंने बात करी तो नहीं मैडम हमारी तो गाय ऐसी घूमती है, खुली घूमती है। तो खुली गायों के लिए तो हमें कुछ करना चाहिए। ओके, मैं आप लोगों के पास लौटता हूँ, उससे पहले अब मैं आऊँगा दत्ता साहब आपके पास सबसे पहले, क्योंकि आमतौर पर जो रूल है, जो नियम है, चाहे वो आवारा जानवर में कुत्तों की बात करें या फिर गाय आ रही हो या फिर कोई भी इस तरीके का अगर है, इन सड़कों पर है या फिर सेक्टर्स के अंदर रिहायशी इलाकों में है, किसको टैकल करना है समस्या को, किसके पास पावर है और किसके पास जिम्मेदारी है? मैं सिर्फ इतना समझना चाह रहा हूँ शुरुआत में। देखिए, दो मुद्दे हैं इसमें। एक तो है इस समस्या का समाधान के लिए तो हमें सबको एक साथ मिलकर काम करना चाहिए। जो सरकार की जो कानून है, कायदे कानून है, अगर उसको ठीक तरीके से लागू किया जाता है तो समस्या दोनों तरफ से ही होगी। सरकार को बहुत सारा समस्या की समाधान करना पड़ेगा, और साथ में जो पब्लिक है, पब्लिक को भी बहुत ही परेशानी होगी। कानून तो बहुत कुछ है। मैं एक आध उदाहरण देता हूँ आपको। प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल एक्ट, जो पशु क्रूरता अधिनियम है, उस अधिनियम में एक धारा है जिसमें ये कहते हैं जो इस जानवर को आप घर पे रखोगे उसको आपको खिलाना, पिलाना, रखना, देखना सब कुछ आपकी जिम्मेदारी है। अगर ये जिम्मेदारी आप नहीं करते हो तो आपके खिलाफ जो है उस कानून के आधार पे कार्रवाई किया जा सकता है। तो जो जिनके पास जानवर है उसके काम है उनको जानवर को घर पे रखना, उसको शेल्टर में देना, उसको खाना भी देना, क्योंकि इस धरती में हर जानवर, आदमी से लेके जानवर को सबकी अपने अपने जीने का राइट है, और इनके अपने अपने खाने का भी राइट होना है, उसको अपने अपने घूमने फिरने का भी राइट है। जिस जानवर से आप उसके उत्पाद लेके आप आपकी उसके बिजनेस करते हैं, जो भी करते हैं, तो आपकी जिम्मेदारी बनता है उस जानवर को आपको रखने का। एक इशू ये है। दूसरा इशू है ये जो डॉग्स की, जो स्ट्रे डॉग्स की जो प्रॉब्लम आ रही है हमारी देश में। स्ट्रे डॉग्स में यहाँ बाकी इस प्रॉब्लम है, तो इसकी समस्या ये हो रही है, जैसे बता रहे थे, इसमें डॉग्स को जब हम स्टेरिलाइजेशन करते हैं, एनिमल वेलफेयर बोर्ड की अंडर से स्कीम चलाते हैं, जो एनजीओ की माध्यम से और जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है उसके माध्यम से इस स्टेरिलाइजेशन को काम किया जाता है।
हम लोगों की एक रूल्स भी है, उसको एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स बोलते हैं, डॉग्स रूल्स बोलते हैं। उस रूल्स के तहत उस डॉग को उसी एरिया में स्टेरिलाइजेशन करने के बाद 2 काम करना पड़ता है। एक तो स्टेरिलाइजेशन करना पड़ता है, मनासबंदी करना पड़ता है, दूसरा उसको एक वैक्सीन लगेगा, उसको एंटी रेबीज वैक्सीन बोलते हैं। एंटी रेबीज वैक्सीन उसको लगाना है, उसको उसी एरिया में छोड़ना पड़ेगा। डॉग्स होता है टेरिटोरियल एनिमल। आप डॉग्स को उसी एरिया से, एक कहावत है, कुत्ते अपने एरिया में शेर होते हैं। आप देखिए डॉग्स जब मूवमेंट करते हैं एक पर्टिकुलर जगह तक मूवमेंट करके एकदम बिल्कुल आपके पीछे अगर भागेगी भी, एक पर्टिकुलर जगह जाके वो बिल्कुल रुक जाती है, उसके आगे नहीं जाती। तो डॉग्स उसी टेरिटरी में रहता है। तो उसी टेरिटरी में डॉग्स को रखने के लिए जो हम लोग यहाँ से बहुत सारे केयर टेकर के लिए सर्टिफिकेट वगैरह इशू करते हैं, जो फीडिंग करते हैं। कई बार प्रॉब्लम भी आए हैं, वहाँ की जो रेसिडेंट है डॉग्स को जो खिलाते हैं, जो डॉग्स को वहाँ पे एनिमल लवर है, उसको भी उनको खिलाना नहीं दिया जाता, उसको मारा पीटा, उसके साथ ख़राब बिहेव भी किया गया। तो डॉग्स को जब स्टेरिलाइजेशन करते हैं, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की जिम्मेदारी है जो डॉग्स को पकड़ते हैं उसको ठीक होने के बाद उसी एरिया में उसको छोड़ना है। अगर एक डॉग को दूसरे एरिया में छोड़ दिया तो डॉग फ्यूरियस हो जाता है, उसमें काटता है इसलिए लोगों को। दूसरे ये इशू होता है, कुछ एनिमल साइकोलॉजी भी लोगों को समझने की कोशिश करना होना चाहिए। डॉग्स के साथ अगर ख़राब बिहेव आप किसी की डॉग्स के साथ करिए तो वो आपको छोड़ेगा नहीं, वो काटेगा ही आपको। तो इस टाइप की कुछ इश्यूज बोथ ह्यूमन एंड एनिमल की जो समस्या दोनों तरफ से आता है, तो इसी कारण है जो इतना डॉग बाइट्स हो रहा है। कैटल की समस्या कुछ अलग है। कैटल्स में जो फार्मर्स उनके पास गाय रखते थे, पहले गाय को बेच देते थे ड्राई होने के बाद, एनिमल के दूध लेने के बाद, उसको अभी छोड़ ही रहे बाहर में क्योंकि वो बेच नहीं पा रहा है। दर्शक, एक आम आदमी का सवाल तो ये है जो 2 आपने बताई, कोई भी जानवर जिसको एक्स ने रखा, उसका उत्पादन जो भी चीजें हैं उसका लाभ लिया, उसका छोड़ दिया, लेकिन उसकी सजा किसी तीसरे इंसान को मिलनी चाहिए। तो इसमें जवाबदेही जिम्मेदारी किसकी? और दूसरा जो आपने डॉग को लेकर नियम बताया, किसी भी इलाके में अगर डॉग को आप स्टरलाइज करने या जो भी करने के बाद छोड़ते हैं उसी इलाके में, जो भी वहां पर पब्लिक है उसको न सिर्फ काटने का डर है बल्कि कई बार तो सिर्फ भौंकता है, गाड़ियों का एक्सीडेंट हो जाता है। हाँ। तो आपको लगता नहीं कि ये जो लॉ है जो बनाया गया था इसमें बदलाव की जरूरत है, कुछ और उपायों की जरूरत है? आप तो आज के दिन में जो कानून है हमारी प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल एक्ट में, तो आपको किसी को तो मार नहीं सकते। आप कैसे उसको एरिया से निकालेंगे? डॉग्स को एक जगह पे शेल्टर पे रिलोकेट नहीं कर सकते क्योंकि उस शेल्टर में डॉग रहेगा नहीं, वहाँ पे भी उसकी समस्या आएगी। समस्या ये आएगी कि उनको खिलाएगा कौन, उनको वहाँ पे सरकार कितने तरीके से सब्सिडी दे के उसी एनिमल्स को खिलाएगा, ये एक समस्या तो है। उसमें धीरे धीरे हम लोगों को सस्टेन करना पड़ेगा, डॉग की पॉपुलेशन को कम करना चाहिए थ्रू स्टेरिलाइजेशन। उसके बाद धीरे धीरे डॉग की लाइफ कितनी होती है, स्ट्रे डॉग्स की लाइफ 7-8 साल की ज़्यादा नहीं होती है, और उसके बाद धीरे धीरे इसकी पॉपुलेशन घटते चले जाएंगे, और ये एक टाइम की बात है। जो हमें अगर ठीक तरीके से स्टेरिलाइजेशन वगैरह हम करेंगे तो ये समस्या समाधान। अभी तो ज़्यादा दिन नहीं हुआ इसको। आप दिल्ली से हैं और दिल्ली में अलग अलग इलाकों में न सिर्फ आवारा कुत्तों की बात होती है, बंदरों का भी कई जगहों पर आतंक है। जो लोगों ने सवाल भेजे हैं, गाय या फिर जो इस तरह के मैं कहूँ कि पशु हैं, उनका सड़कों पर यातायात के बीच में आना, खड़ा होना या फिर रिहायशी इलाकों में पहुँचना, असल में आप लोगों के लिए जब इससे आप निपटते हैं इस तरह की समस्याओं से, कितनी बड़ी समस्या और क्या मौजूदा नियम जो इस वक्त हैं, जो हथियार के तौर पर आप इस्तेमाल करते हैं, वो सफिशिएंट दिखते हैं, मजबूत दिखते हैं इससे निपटने के लिए, या फिर आपको लगता है कि कहीं कुछ बदलाव की ज़रूरत है कानून में? डॉक्टर साहब की बात से सहमत हूँ। जो हमारे यहाँ पर स्ट्रीट डॉग्स, जो कुत्तों की समस्या है, वो काफ़ी बढ़ रही है। निगम समय समय पर अपने सभी जोनों के अंदर उनको पकड़कर जो जनसंख्या का उनको हमें नियंत्रण करना है, उनको हम वैक्सीन करते हैं, और उनको रेबिस ना हो उसके लिए भी हम लोग उनको एक टीका लगाते हैं। क्योंकि कुत्ते को या किसी भी जानवर को मारने का कोई हक हमें नहीं है, और ना ही हम ऐसा करना चाहते हैं। हम उसको उसी क्षेत्र में छोड़ते हैं। जो हमारे आम नागरिक हैं,
मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भी कोई जानवर है कभी वैसे वो काटता नहीं है। मैं कुत्ते भी पालता हूँ, मैं बहुत उनको शौक से मैंने रखा है उनको। सर मैं माफ़ करूंगा, माफ़ी चाहूँगा, सिर्फ दिल्ली के अंदर आप किसी भी इलाके में चलेंगे, हर रोज़ कम से कम 25 से 30 केसेस सामने आते हैं। तो ये कहना कि काटते नहीं हैं, ये मुझे लगता है कि सच नहीं तौर है। पर कभी भी कोई जानवर आप पर हमला कर ही नहीं सकता जब तक आप उसके साथ मिसबिहेव नहीं करेंगे। सर आपके सामने एग्जांपल बैठे हुए, क्या आपने हो हमला सकता किया? है कि जब हम किसी स्ट्रीट डॉग या किसी भी जानवर के सामने जाते हैं तो हमारे जो मन के अंदर एक तरंग है, हमें अगर मैं डर गया तो मेरे अंदर से एक ऐसी वाइब्रेशन निकलेगी, उसको पता लग जाएगा कि मैं डर रहा हूँ या मेरे में कोई दिक्कत है, कुत्ते के साथ मैं मिसबिहेव करने वाला हूँ, तो वो जरूर अटैक करेगा उसके ऊपर। क्या वाकई ऐसा है कि हमला करने पे ही काट रहे हैं या नॉर्मल नहीं तरीका सर, है? नहीं। मैं एक एक करके जी। बिल्कुल नहीं। हम लोग मेरे भी एक पोते को काटा और उसने कुछ नहीं किया था, बस वो निकल के जा रहा था और वहाँ से हमारे यहाँ पर ही गली में ही हैं 2-3 कुत्ते, तो वो पकड़ के पीछे से उसको काट लिया उसने, जबकि उसने कुछ नहीं किया। वाइब्रेशन की इसमें बात नहीं आती है। सर मेरा वीडियो देखिए आप, मैं तो यूं जा रहा हूँ, यूं टर्न लिया, 7-8 अटैक, मैंने तो कुछ भी नहीं करा, आप देख सकते हैं। बच्चे वहाँ पर जो स्ट्रीट डॉग्स हैं बहुत प्यार करते हैं, सब लोग खाना खिलाना और दूध देना हम भी सब करते हैं, हैं। लेकिन बिल्कुल अचानक सहमत हूँ, मगर आपको इस बात को भी समझना पड़ेगा कि हमारे शरीर से कोई ऐसी तरंग उठती है जब हम डर जाते हैं। आप निकले, आपने अपने हिसाब से कुछ नहीं किया, मगर आपने एकदम उसके सामने आए हो। मैं कुत्तों की तरफदारी नहीं कर रहा सर हूँ। ऐसे है, ये गाड़ी मैं एक एक करके बॉडी लैंग्वेज का बहुत आवश्यक है। आप देखिए, बॉडी अब मैं- लैंग्वेज भी देखिए। सर प्लीज अवतार सिंह जी, मैं एक एग्जांपल लेता हूं। एक 6 साल का बच्चा है, 7 साल का बच्चा, उसे क्या पता है कि आवारा पशु या जानवरों के साथ किस बॉडी लैंग्वेज में चलना है, बात करनी है। एक बुजुर्ग 60 साल का, उसे क्या पता है कि किस बॉडी लैंग्वेज से सामने वाला जानवर हिंसक हो जाएगा। इसका निपटारा हो कैसे? दोनों के अधिकार मैं हैं, आपकी ह्यूमन बीइंग बात- के अपने अधिकार हैं और जानवरों के, पशुओं के अपने अधिकार है। मैं दोनों से इससे नहीं कर रहा हूं कि किसी के हक को या किसी के अधिकार को मारा जाए, लेकिन संतुलन कैसे होगा? बिल्कुल आपकी बात ठीक है। मैं अपनी बात पे फिर भी वही हूँ कि ज़रूर कहीं ना कहीं ऐसी बात है कि जहाँ पर कभी भी आप किसी बड़े से बड़े जानवर के सामने आप खड़े हो जाए, कभी भी आप पे एकदम अटैक नहीं करेगा। ये तो कुत्तों की बात कर रहे हैं, मैं शेर की बात करता हूँ। हमारे अंदर से कुछ ऐसी एक तरंग है, हम डरे। अब छोटा सा बच्चा है, वो खेलता खेलता चलेगा, उसने कुत्ते के मुंह में हाथ दे दिया, कुत्ते की पूंछ पकड़ ली, वो उसे काट ही लेगा। ये रेयर एग्जाम्पल हो सकता है सर। अगर मैं अब रात को भाई साहब वहां से आ रहे थे, इन्होंने वहां पर एकदम चलिए भाई तुरंत साहब किया, तो ठीक है, कुत्ते ने उनका उतना नहीं था। जो उस बच्ची ने बताया कि वो उनके लिए काम करती है, लेकिन उसको उसने काटा। कोई कुत्ते अगर या तो सारे जो हेल्दी कुत्ते हैं और उनको काटने से रेबिस नहीं होता, वो कुत्ता काट ले। रेबिस उसी को होता है जो बिल्कुल पागल हो जाए, जिसको समझने में वो मुंह से झाग आ रहा हो, वैसे कुत्ते ज़्यादा अटैक करते हैं। मैं समझता हूँ कि जो बिल्कुल हेल्दी कुत्ते हैं, गली के अंदर है, हम ही लोग उनको खिला पिला रहे हैं, हम ही उनको पाल रहे हैं, कल को हमें काट लिया। काटने के पीछे कोई ना कोई कारण रहा होगा, मैं इस बात को समझता हूँ। ओके, मैं आ रहा हूँ एक एक करके जी। बड़े लोगों को कुत्ता नहीं काटता है, छोटे लोगों के अंदर शायद आप जो कह रहे हैं साइकोलॉजिकल इफेक्ट, कोई बच्चा डर रहा है, बच्चा तो डरेगा ही किसी जानवर को देख के। तो स्कूल में बच्चे जाते हैं, वो सिर्फ बच्चों को ही काटता है, बड़ों को नहीं काटता कुत्ता, लेकिन ऐसा होता है और वो बच्चों को ही काटता है। मतलब जब भी बच्चा निकलता है, नॉर्मल बैठा हुआ है कुत्ता, नॉर्मल बैठा हुआ है जैसे बैठता है, पेरेंट्स उसके लेके जा रहे हैं स्कूल और पेरेंट्स को नहीं, सीधा बच्चों पे अटैक करता है। ओके, तो ये समस्या थोड़ी आ रही है। दिनेश जी, मैं अब आपके पास आना चाहूँगा क्योंकि 2-3 चीज़ें हैं। जब मैं बार बार कह रहा हूँ कि बंदरों का कहीं पर आतंक है, अब उनकी साइकोलॉजी क्या है, ह्यूमन साइकोलॉजी क्या है, मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूँ कि वो क्यों पीछा करता है, डराता है, काटता है। कुछ जगहों पर आवारा पशुओं के तौर पर गाय या फिर सांड या इस तरह से जो आवारा हैं, जो मैं कहूँ कि एनसीआर के कुछ रीज़न है जहाँ पर खेती है और उससे वहाँ से जुड़े हुए हैं। कुछ जगहों पर बंदर और कुत्तों का आतंक है। असल में समस्या किस तरीके से बढ़ती है, इस समस्या का कारण क्या है? पहले अगर हम कारण ढूंढ पाएं शायद तभी समाधान की तरफ जा पाएं। देखिए, जहाँ तक जानवर की बात है, जैसा कि डॉक्टर साहब ने भी बताया और हमारे मेयर साहब ने भी बताया, समस्या वहाँ उत्पन्न होती है जैसे कि आवारा जानवर के उसमें गाय, सांड, कुत्ते, बंदर, इन सबको एक सम्मिलित रूप से अगर देखा जाए तो विशेष रूप से मैं कहना चाहूँगा कि कुत्तों की समस्या अलग प्रकार की है, बंदरों की अलग प्रकार की है और गाय और सांड की अलग प्रकार की है। जहाँ तक गाय और सांड का प्रश्न है, ये एक बहुत बड़ी समस्या थी ग्रामीण क्षेत्रों में और ग्रामीण क्षेत्रों से बढ़ती बढ़ती वो शहरों में आ गई। उसका कारण मुख्य रूप से ये हुआ कि एक तो हमारी जो प्रजाति थी गाय की,
उसकी प्रजाति हमने विदेशी उससे अडॉप्ट कर लिया उसको, और वो प्रजाति ऐसी हो गई सांड की जिसका उपयोग कृषि में नहीं हो पाया। इसके पीछे कारण ये भी है कि मशीनीकृत खेती के कारण उनकी उपयोगिता कम समझी गई, तो वो लोग उनका उपयोग न होने के कारण सब सड़कों पर उनको छोड़ते गए, वो एक समस्या बनी। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने इसके पहले 2019 के पहले ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी कि जो उनके निगरानी कर सके, उनकी व्यवस्था के लिए प्रयास किया जा सके। 2 जनवरी 2019 को उत्तर प्रदेश सरकार ने इस दिशा में प्रयास किया, और प्रयास करने के लिए उन्होंने पहले निराश्रित गौवंश की स्थापना के लिए पूरे प्रदेश में व्यवस्था के निर्देश जारी किए। अब निर्देश जारी करने से केवल नहीं होता, उसके लिए वित्त पोषण कहाँ से हो, उसका केयर टेकर कैसे हो। तो उत्तर प्रदेश का जहाँ तक मेरा प्रश्न है, उसमें उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छी व्यवस्था देने का प्रयास किया जा रहा है। और हमारे यहाँ पहले जो पहला जियो जारी हुआ उसमें ये बताया गया कि किस प्रकार हम इस निराश्रित गोवंश है क्या, और उसमें ये भी ध्यान दिखाया कृषकों को कि वो अपने पालतू, जब उसकी उपयोगिता खत्म हो जाती है तो उसको निराश्रित के रूप में छोड़ देते हैं। पहले ज़माने में भारतीय संस्कृति गोवंश की परंपरा को आत्मसात करती थी और उनके प्रति एक संवेदनशील रवैया अपनाती थी। लेकिन अब भौतिकवाद के कारण प्रत्येक चीज़ों को केवल उपयोगिता की दृष्टि से देखा जा रहा है, और इसी कारण जब उसकी उपयोगिता खत्म हुई उसको छोड़ दिया जाता है। इसी प्रकार ऐसे ब्रीड पैदा हो गए जिनकी उपयोगिता भी खत्म हो गई, और चूंकि उत्तर प्रदेश या हमारे पूरे उसमें गौ और गौवंश के जितने भी उत्पाद हैं उसको हमारी संस्कृति अलाउ नहीं करती कि हम उसका किसी अन्य चीज़ों में प्रयोग कर सकें। आप देखेंगे इसी प्रकार बंदरों की समस्या है। बंदर क्यों आए गांव की, अपना जो उनका नैसर्गिक क्षेत्र था जहां वो रहते थे उसे छोड़ के वो शहरों की तरफ क्यों आए, इसके पीछे भी हमारी सोच है। जिस हम लोगों ने फॉरेस्टेशन डिफॉरेस्ट किया, जहां बंदर रहते थे उनको खाने अलग अलग सीजन में खाने पीने का भोजन मिलता था। कोई भी जानवर हो, मनुष्य हो, बिना भोजन के वो जीवित नहीं रह सकता। हम लोगों ने फॉरेस्टेशन किया तो ऐसा फॉरेस्टेशन किया जो उनमें कोई फलदार वृक्ष नहीं है, जिसके कारण उनको खाने पीने की कुछ नहीं मिलता, तो वो शहरों की तरफ आ रहे हैं। तो शहरों की तरफ क्यों आ रहे हैं? शहरों में भी जो माननीय मोदी जी ने स्वच्छ भारत मिशन प्रारंभ किया है उसमें कहा कि गार्बेज का सेग्रीगेशन हो, गीला कूड़ा अलग हो, सूखा कूड़ा अलग हो। जब तक हम ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नहीं करेंगे और फॉरेस्टेशन में ऐसे वृक्ष नहीं लगाएंगे जो फलदार हों और प्रत्येक सीजन में वो फल मिलता रहे, तो वो बाहर से अपना नेचुरल जगह छोड़ के वो शहरों की तरफ आएंगे और उनको जो गार्बेज है, गार्बेज में वो अपना भोजन तराशते हैं। चाहे वो गाय हो, कुत्ते हों या बंदर हों, सारे लोग उसी में तलाशते हैं। और जहाँ भी अगर गार्बेज का मैनेजमेंट ठीक से हो जाएगा तो ये समस्या थोड़ा धीरे धीरे कम होगी और उनको नैसर्गिक वातावरण में देना पड़ेगा। मेयर साहब ने जो बताया कि मैं भी इस बात से सहमत हूँ कि अटैक वही करेगा या तो उस पर कभी अटैक हुआ हो, उसके साथ कोई किसी भी जानवर के साथ या किसी भी आदमी के साथ उसका हरासमेंट हुआ हो किसी ना किसी ढंग से, तो वो एग्रेसिव हो जाता है। एग्रेसिव होके वो मौका तलाशता, जैसे दत्ता साहब के साथ दुर्घटना हुई, मुझे इसका दुख है। लेकिन जानवर को ये पता नहीं कि दत्ता साहब ने मेरे साथ मिसबिहेव किया था या किसी अन्य व्यक्ति ने मिसबिहेव किया था। वो मौका तलाशता, अगर उसके साथ मिसबिहेव हुआ है, दुर्व्यवहार हुआ है, उसको पत्थरों से डंडे से मारा गया है, तो वो किसी न किसी बहाने से जब भी अकेला देखेगा किसी व्यक्ति को उस पर अटैक करने की कोशिश करेगा। दूसरा, एक अगर देखो आप कभी भी, जैसा सर ने बताया था, मेयर साहब ने, कि उसका एक क्षेत्र है, डॉक्टर साहब ने भी बताया था कि कुत्ता जो है अपनी एक परिधि में शेर कहा जाता, उसका समय से भी संबंध है। हम लोग जब बचपन में थे तो कुत्ता दिन में कभी नहीं काटता था। जब भी ऐसा समय आएगा, रात में अगर कोई 11-12 बजे आएगा या प्रातः 4 बजे आएगा, जो उसका समय है, समय का बहुत बड़ा जानवर जो है ध्यान रखता है। दिन में कभी नहीं काट के किसी, आप जैसा देखेंगे रात्रि में कोई निकलता 11 बजे, 12 बजे, 2 बजे। तो ये कुत्ते हमारे, ऐसा नहीं कि केवल हमारे लिए
खतरा ही हैं, ये हमारे रक्षक भी हैं। चोर जितने गांव में या उसमें चोरों से भी रक्षा करते हैं, जगा देते हैं लोगों को। लेकिन हाँ, अगर कोई एंटी रैबीज है किसी कुत्ते में, तो उसको म्यूनिसिपैलिटीज़ के माध्यम से उसको एंटी रैबीज का टीका लगना चाहिए, जिसके कारण वो अगर काट भी लेता है तो कोई ऐसी हानि ना हो। ओके अभिनव, क्योंकि दो बड़ी चीज़ें आती हैं। एक तो अधिकारों को लेकर बात आ रही है, जो मैं कहूँगी सेंटीमेंट है। ऐसा नहीं कि सभी लोग आवारा जानवरों के खिलाफ सोचते हैं या फिर उन्हें प्रताड़ित करते हैं, लेकिन जो ऐसा नहीं भी सोचते, कई बार वो उसका शिकार हो जाते हैं। तो दिक्कत है कि और कैसे इस समस्या से हम बाहर निकल सकते हैं, ये समस्या जो मैं कहूँ कि बढ़ती जा रही है उसके जो मूल है उसको रोक सकते हैं। जैसा कि सर ने बताया कि सबके लिए अलग अलग, डॉग्स के लिए इसका अलग सोल्यूशन होगा, काउस के लिए अलग होगा, मंकीज़ के लिए अलग होगा। तो डॉग से शुरुआत कर सकते हैं। डॉग्स के लिए जो साइंटिफिक तरीका और जो कानूनन तरीका जो माना गया है, वो माना गया है ABC, एनिमल बर्थ कंट्रोल। तो ABC सिर्फ स्टेरिलाइजेशन नहीं होता, ABC पूरा प्रोसेस क्या है पहले हमें वो समझने की ज़रूरत है। वो प्रोसेस बीच बीच में टूट जा रहा है, जिस वजह से ये कड़ियाँ जुड़ नहीं पा रही हैं। पहली बात, कई जगह जितने डॉग्स हमारे यहाँ दिखाए जा रहे हैं स्टेरिलाइज शायद नहीं हो रहे। हमें स्टेरिलाइजेशन को बढ़ाना पड़ेगा। जियो टैग डॉग्स, वहाँ से फोटो पिक्चर ली जाए जब डॉग को उठा रहे हैं, और छोड़ते हुए भी वहीं फोटो होनी चाहिए जियो टैग, क्योंकि आपने यहाँ का उठा के वहाँ छोड़ा तो प्रॉब्लम खत्म नहीं हुई, वो जगह खाली है, दूसरा डॉग आ जाएगा। जब तक हमारा वेस्ट डिस्पोजेबल सिस्टम ठीक नहीं होता, खाना एनिमल लवर्स खिलाएं ना खिलाएं, डॉग्स के लिए खाना अवेलेबल होगा हमारे कूड़ेदान में। अगर डॉग्स नहीं होंगे तो चूहे बढ़ सकते हैं। आप चूहों को तो ABC भी नहीं कर सकते, तो समझ रहे हैं आप। अगर खाना है तो कोई ना कोई स्पीशीज आएगी, चाहे वो बंदर आ जाए फिर कोई और आ जाए। तो वेस्ट डिस्पोजेबल सिस्टम जब तक नहीं होता। अब दूसरी बात आ गई, जो एनिमल लवर्स खाना खिला रहे हैं, ये भी ABC का ही एक पार्ट समझिए, क्योंकि एनिमल लवर्स उन डॉग्स के साथ फ्रेंडली हो रहे हैं, उनको पकड़ के उनको स्टेरिलाइजेशन के लिए भेज रहे हैं, और इसमें उनको और मदद करनी चाहिए। हमने क्या देखा है, स्टेरिलाइजेशन यूनिट एनिमल लवर से चार्ज कर रहे हैं कि अगर आप अपना कुत्ता लाए हो गली से उठा के हम पैसे लेंगे, गलत है, ठीक है। तो ये डॉग उनके साथ मिलके काम करना है, वो डॉग्स के फ्रेंडली करें उनको। जब वो सारे डॉग स्टेरिलाइज्ड होंगे तो एक तो पहली बात 6-7 साल के अंदर आपकी पॉपुलेशन अपने आप डाउन हो जाएगी। मैं आपको एग्जांपल दूंगा अपनी गली से। छतरपुर में हमारे यहाँ मैं आया था, एक फीमेल डॉग थी, हमने उसका ऑपरेशन कराया, उसके बच्चों का ऑपरेशन कराया। नया डॉग आज तक कोई नहीं आया, और बच्चे उसमें से 3 मर गए। एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ हो जाता है, बहुत टाइम तक बच नहीं पाते हैं। तो 2 डॉग हैं इस टाइम हमारे उसमें, ठीक है। तो ये पूरे जो प्रोसेस है ये पूरा होना ज़रूरी है, क्योंकि डॉग जब वो वहाँ वापस आता है तो वो इस एरिया को गार्ड करता है और नया डॉग अपने उसमें नहीं आने देता, तो वो प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। और नया डॉग और किन वजह से आता है, जब डॉग फीमेल हीट्स पे होती हैं तो नए डॉग उनके पीछे पीछे एक टेरिटरी से दूसरी टेरिटरी में फिर लड़ाइयाँ होती हैं, वो एग्रेसिव हो जाते हैं। इस चक्कर में वो इंसानों पे भी अटैक कर सकते हैं और दूसरे कुत्तों के साथ भी उनकी लड़ाई होती है। तो सोल्यूशन तो इसका वहीं आ गया कि अगर डॉग स्टेरिलाइज होगा, उसके हार्मोन्स नीचे आ जाएंगे, तो इस तरह का एग्रेशन भी नीचे आएगा और इस तरह के बाइट्स के और ये वाली चीज़ें भी कम होंगी। ओके, तो ये तो हो गया डॉग्स की बात। मैं एक छोटा सा दत्ता साहब, क्योंकि जिस तरीके से 2 चीज़ें उन्होंने कहा, पॉपुलेशन अगर मैं कहूँ इस तरह के जो पेट हैं या फिर जो डॉग, ये सब चीज़ें हैं, कोई आंकड़े हैं कि स्टेरिलाइजेशन का इम्पैक्ट कितना हुआ, कितना नीचे रह पाए हैं, और विदाउट टैगिंग, क्योंकि इस पे सबसे अहम है कि अगर हम 100% रिजल्ट की तरफ जाना चाहते हैं तो टैगिंग के थ्रू ही कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे पहचानना और उसके बाद उसको मिक्स हो जाना, जैसे उन्होंने बताया, ये एक बड़ी समस्या है। क्या इसका कोई उपाय ढूंढ पाए अब तक हम? देखिए, पॉपुलेशन का तो अभी मेरे पास डाटा उतना अभी आया नहीं है। डाटा ऑफ कोर्स आएगा अभी 2020 का जो 20 का जो सेंसस चल रहा है स्टे एनिमल्स का, भी चल रहा है उसके ऊपर काम। दूसरा बात ये है, टैगिंग की तो डॉग्स में होती है, ABC रूल्स में, उसी रूल्स में लिखा हुआ है, जो भी डॉग स्टेरिलाइज हो जाएगा उसको एक मार्किंग दिया जाएगा। मार्किंग मतलब वो टिप ऑफ द ईयर में उसको एक कट किया जाता है कान के अंदर, तो जिसमें आपको आइडिया हो जाएगा जो जिस एनिमल उसको स्टेरिलाइज हो गया है। तो ये सिस्टम पूरा है, ये लीगली है सब। Okay. तो उसको एक बार देखना पड़ता है लोगों को, जो वो या अगर कान उसमें नहीं काटा है तो वो डॉग स्टेरिलाइज नहीं माना जाएगा। कई बार वो भी होता है जो आदमी की गलती भी हो जाती है, स्टेरिलाइज भी हुआ बट कान नहीं काटा गया, तो उसमें तो इशू जो ऑर्गेनाइजेशन कर रहा है और जो म्यूनिसिपैलिटी कर रहा है, इसकी जिम्मेदारी बनते हैं। जब हम डॉग को उठा रहे हैं तो फोटो में आजकल जियो टैग का ऑप्शन है। आपने फोटो लिया तो आपको पता लग गया किस लोकेशन से डॉग उठा है
और वापस छोड़ते हुए उसी फोटो लोकेशन की पे फोटो आवश्यकता ली नहीं जाए। पड़ती फोटो जब की उसका आवश्यकता- कान काट दिया कान हमने, सर आप पता नहीं जब उसमें कटा वो हुआ कान। डॉग उसी एरिया में नहीं, वापस जा उसका- रहा है कि नहीं जा उसका रहा? जो कहने का अर्थ है कि अगर उसका जियो टैग फोटो होगा तो उसको उसी एरिया में उसी छोड़ा एरिया में, उसी जाएगा, जगह छोड़ा जाएगा। तब वो ज्यादा एग्रेसिव नहीं होगा। जब भी अगर निगम दूसरी एरिया में कान छोड़ेंगे काट तो दिया जाता है। कान काटने की नहीं, बात वो नहीं कर रहा। दूसरे कुत्ते उसके साथ मिसबिहेव करेंगे, जब वो भी आपस हम में लोग झगड़ा होके कोई भी स्ट्रीट डॉग को उठा Attacking हो के जाएगा। उसकी नसबंदी करके वहाँ छोड़ते हैं, ज्यादातर- कान काटने की बात की बात कर रहा हूँ, हम उसको दूसरे इलाके में छोड़ नहीं सकते। ज्यादातर ऐसा ही होता है और यही कानूनन ठीक है। मैं आपको बताऊंगा, जयपुर में इससे सोल्यूशन मिला है। जयपुर में स्ट्रे डॉग्स का एबीसी उसके वजह से। एक और एग्जांपल है नीदरलैंड्स का। वहाँ पे वहाँ की सरकार ने देखिए, एबीसी पहला रूल है, एबीसी तो करना ही पड़ेगा, एनिमल बर्थ कंट्रोल आपको करना ही पड़ेगा। दूसरा, उन्होंने स्ट्रे डॉग्स को अडॉप्ट कराया, ठीक है। शेल्टर्स में उन्होंने प्रमोट किया कि जो लोग पालना चाहते हैं इन डॉग्स को पाला जाए, बजाय कि इसके हम नए डॉग्स ब्रीड करे जा रहे हैं, बाहर से लाए जा रहे हैं, हमारे रिसोर्सेज वेस्ट हो रहे हैं उसके ऊपर। तो वहाँ पे सोल्यूशन मिला है, वहाँ पे स्ट्रे डॉग्स नहीं है। और इस तरीके से नहीं, बाकी कई कंट्रीज़ में बिल्कुल मार दिया जाता है। हम उन कंट्रीज़ के साथ अपने आप को नहीं ला सकते जहाँ पे ऐसा होता है। तो उन्होंने ह्यूमेन जो सोल्यूशन निकला है, भूटान में अच्छा एग्जाम्पल है, नीदरलैंड में एग्जाम्पल है, जयपुर इंडिया में एग्जाम्पल है। यूपी से एग्जाम्पल देता हूँ, मैंने यूपी बुंदेलखंड एमपी और यूपी के एरिया दोनों पड़ते हैं। वहाँ अन्ना पशुओं की समस्या हर साल होती है। वहाँ मोदी जी ने भी कहा और बाकी लोगों ने भी कहा कि उसका सोल्यूशन, मैं उसके बारे में बताना चाहता हूँ। वहाँ पे होता क्या है कि ये गाय, दूध लिया जाता है गाय से और उसके बाद अन्ना उनको छोड़ दिया जाता है। सिर्फ 3 महीने 4 महीने जब गाय दूध देती है, सिर्फ उस वक्त बांध के रखा जाता है और बाकी टाइम छोड़ दिया जाता है। अब जब खेतों में उगाने का टाइम आया, अब उगने का टाइम आया, तो वो तो खेतों में घुस जाएगी, भूखा जानवर है। आपने क्या हालत होती है वहाँ पे, वहाँ की गायें प्लास्टिक और गत्ते को खाना समझती है। आप छोड़ देंगे तो खा लेगी, ठीक है, रेत भी खाती हैं कई बार। तो वहाँ पे क्या होता है, इन गायों को छोड़ दिया। अब ये खेतों में घुसेंगे, तो खेतों में घुसेंगे, इसको रोकने के लिए क्या किया जाए? जो भी पुरानी बिल्डिंग्स होती हैं, स्कूल्स होते हैं या इनका जो भी खाली जगह होती है, वहाँ बाड़ा लगा के इनको बंद कर दिया जाता है हर साल। तो उसके बाद क्या होता है, उनको गांव वालों को कहा जाता है कि आप मौखिक ऑर्डर पास कर दिया जाता है कि इनको बंद कर दिया जाए और इनके खाने पीने का इंतजाम किया जाए। मेरी लाइव वीडियोस बहुत सारी आपको देखने को मिलेंगी। उनको बंद तो कर दिया जाता है पर उनके खाने पीने का इंतजाम नहीं हो पाता है कुछ दिन से ज़्यादा, ठीक है। वो गायें वहाँ पे भूखी प्यासी मरती हैं, तड़प तड़प के कुत्ते उनको जिंदा खा रहे होते हैं। तो इतनी, और ये सारी नेटिव काउज हैं, जो आप अपनी स्पीशीज की बात कर रहे हैं, कुन्हेटा गाय है ये, ठीक है। जो आप मैं पूरी बात कर रहा हूँ तो आप समझ पाएंगे। कुन्हेटा गाय हमारी नेटिव स्पीशीज है और उसको हम वहाँ खत्म होने दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि लोग तो या तो भैंस पालेंगे, काटना बंद हो गया तो लोग वैसे भी गाय नहीं पालेंगे, वो कह रहे हैं कि हम तो पैसा चाहिए, ठीक है। तो अगर हम गाय की पॉपुलेशन कम करते हैं और अपनी आप सिर्फ जो पर्टिकुलर जो हमारी स्पीशीज़ है उनको बचाने की कोशिश करें, तो हमारी स्पीशीज़ खत्म हो रही है दूध की वजह से लोग उनको अमेरिकन से क्रॉस कर रहे हैं और उसकी वजह से हमारी स्पीशीज़ खत्म हो रही है। तो अगर हमारा ध्यान सिर्फ अपनी स्पीशीज़ को प्रिजर्व करने पे हो और प्लांट बेस्ड मिल्क को प्रमोट किया जाए। अन्ना प्रथा में जो व्यवस्था थी वो ये था कि गाय को बच्चे को छोड़ देते थे, वो इस उद्देश्य से कि वो प्रेग्नेंट होके फिर आ जाए चर उड़ के। लेकिन अब उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी ने इस प्रकार की व्यवस्था की है, वो कई चरणों में की है। पहले तो एक नीति का प्रख्यापन किया जिसके अंतर्गत ब्लॉक लेवल पर, तहसील लेवल पर और जिला लेवल पर और म्यूनसिपलिटीज लेवल पर निराश्रित गौवंश की स्थापना की गई है, गौशाला की गई है। और उसका पूरा समस्या आई थी कि उसका वित्त पोषण कैसे किया जाए, संचालन कैसे किया जाए। तो एक बहुत सुंदर व्यवस्था की है हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में। इसके वित्त के पोषण के लिए 2% मंडी सेस लिया जा रहा है, 2% आबकारी सेस लिया जा रहा है, 0.5% औद्योगिक संस्थानों से लिया जा रहा है। क्योंकि किसी व्यवस्था को लागू करने तक पहुंच पा रहा है वो, निश्चित रूप से पहुंच पा रहा है। मैं इस साल आपको बुलडोजरों से बुंदेलखंड में गाय देखिए, मैं सुन लेता हूं आपको फिर बुंदेलखंड में, मैं बुंदेलखंड का ही उदाहरण दूंगा। बुंदेलखंड में हमीरपुर आप जाइए, हाँ जी, वहाँ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने अपने संसाधनों से वर्ष 2018-19 में एक बहुत सुंदर व्यवस्था की, लेकिन जन सहभागिता आवश्यक है। देखिए, हम लोग अगर जवाब देना चाहते नहीं, बिल्कुल आप दीजिए। मैं ये नहीं कह रहा कि समस्या खत्म हो गई, लेकिन जब समस्या को निराकरण का प्रयास किया गया है तो उस प्रयास में हम सबको जन सहभागी होना पड़ेगा। ये नहीं कि आप इसको दूध हम पिए और उसको सड़कों पे छोड़ दें। बछड़ा पैदा, आपने कभी किसी लड़के को आप बाहर छोड़ते हुए देखा? हम उसी चीज को छोड़ते हैं जो अनुपयोगी हो जाती है। आपने मनुष्य प्रजाति में लड़के को कभी बाहर छोड़ते हुए देखा? तो वो भी मेल है। दिनेश जी, एक चीज और कि जिस तरीके से जो उन्होंने कहा, मैं जड़ पे जाना चाह रहा हूँ कि अगर कोई आवारा छोड़ दे रहा है, गौशाला या इस तरह की जो प्रबंधन की बात है,
वित्त अब व्यवस्था सरकार कर रही है, ये समझना चाह रहा हूं, और ये कैसे मिल रही है और क्या रूट सिस्टम है इसका? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ों में हम लोग, मैं फिर पुनः उसी बात पे आऊँगा, जो भी चीज़ अनुपयोगी हो जाती है वो निराश्रित मान ली जाती है। तो हम लोगों को उपयोगिता बढ़ानी होगी उन चीज़ों की, और उपयोगिता बढ़ाने के लिए नस्ल सुधार करना पड़ेगा। पहले हैम्प रहता था, अब जितने भी हमारे बछड़े हो रहे हैं, नस्ल सुधार से क्या मतलब है? नस्ल सुधार से मतलब ये है कि हमारी जो देसी प्रजातियां हैं, गिर है, साहिवाल है, हाँ। और अब उनको उन्हीं का दूध उपयोगी है। लेकिन मैं फिर मुद्दे पे आ रहा हूं सर कि सॉल्यूशन के तौर पर मैं आवारा कुत्तों की बात करें, बंदरों की बात करें, दिल्ली का एक एग्जाम्पल है, हंसी आती है लोगों को पढ़कर, लेकिन सच्ची खबर है कि पहले बंदरों को भगाने के लिए लंगूर लाया गया, लंगूर को भगाने के लिए एक आदमी को भालू की आवाज निकालनी पड़ रही है। ये जो सिस्टम है, क्या हम इसी तरफ बढ़ रहे हैं, या फिर जो समस्या का समाधान है, जैसा कि बहुत अच्छी बात उन्होंने कही कि जब हम प्लांटेशन की बात करते हैं, फॉरेस्ट्रीकरण की बात करते हैं, वहां पर हम वो प्लांट नहीं लगा रहे हैं जो कि हमारे जंगली जानवरों को फल दे सके, खाना दे सके। क्या ये मूल है? और इसको ही अगर हम लागू कर पाए तो शायद हम बदल पाए स्थिति को। एक बात तो एक कड़ी सच ये है, विश्व की भारत जो है, भारत की जो ज़मीन है वो विश्व की 2.5 गुना है। इसमें तो 2.5% लैंड मास है इंडिया के पास, और विश्व की 25% नियर अबाउट हो गया आबादी। तो कहीं ना कहीं जाके मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट तो आएगा ही, ये आप नकार नहीं सकते। ऊपर से आदमी की जो पॉपुलेशन जिस तरीके से बढ़ रहा है, उसके जो अर्बनाइजेशन जो हो रहा है, तो फॉरेस्ट्री उसमें ख़त्म हो रहा है। फॉरेस्ट्री में एक समस्या वो भी है, हम लोग टाइम टाइम पे चर्चा करते रहते हैं, जो कैसे हमारी जो पशु चरते हैं, जो बाहर अभी जो अर्बनाइज्ड एरिया है उसमें हमने पशु को बाहर उतना नहीं चरने देखते हैं जितना बाहर बाकी स्टेट में होता है। आप हरियाणा में जाइए, कम से कम एक झुंड में 200, 250, 300 एनिमल लेके बाहर निकलते हैं, सब लोग देते हैं, उसके साथ एक आदमी रहता है, वो खिला पिला के लाता है। आप नॉर्थ ईस्ट में जाइए, सारे एनिमल बाहर घूमते हैं, फॉरेस्ट के आसपास घूमता है। इसमें क्या हो रहा है समस्या, जो फॉरेस्ट के अंदर जो एनिमल रहते हैं उसको भी खाना इनके कंपटीशन हो रही है। मैंने कुछ दिन पिछले 2 महीने पहले मैंने असम गया था, गुवाहाटी गया, तो वहाँ से एक फॉरेस्ट में गया था जहाँ सबसे डेंस फॉरेस्ट कहा जाता है राइनो के लिए। तो वहाँ पे मैंने देख के आया, और राइनो और गाय एक ही साथ चल रहा है वहाँ पे। तो इसकी बीमारी उसमें जाता है, उसकी बीमारी इसमें आता है, तो उसके खाना कंपटीशन हो रहा है। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने क्या कर दिया, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने फॉडर की जो गाय की जो खाना होती है उसको थोड़ा बहुत रिस्ट्रिक्शंस कर रहा है, क्योंकि फॉरेस्ट में भी हमारी बहुत सारे फ्लोरा फौना होता है, वो एनिमल खा लेता है, पर वो मिलते नहीं है हमें। तो हमें बहुत बार कोशिश रहता है जो खाना फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ मिलके कैसे हमने खाना फॉडर की किया जाता है। जो एनिमल्स हमारी अभी जो कंट्री में है, अभी इस बार सेंसस में हमें एनिमल 4% बढ़ा है, 2 करोड़ से ज़्यादा एनिमल बढ़ गया है इसमें, टोटल फार्म एनिमल टोटल बढ़ गया है एनिमल। तो इस जो बढ़ती हुई एनिमल्स जो है, एक तो है हमें रोज़गार लोगों को देना है, रोज़गार की एक जगह एनिमल हस्बेंड्री है। आज के दिन में आप सुन के हैरान हो जाएंगे, जो कैटल डेयरी सेक्टर है ये 7 लाख करोड़ तक पहुंच चुका है, 7 लाख करोड़ तक पहुंच चुका है। और पोल्ट्री जो है ये 1 लाख करोड़ की इंडस्ट्री है। ये जो 8 लाख करोड़ की इंडस्ट्री है, अगर डेयरी को ख़त्म किया जाए तो कहाँ जाएंगे ये फार्मर्स? और नियर अबाउट 8 करोड़ फार्मर्स उससे जुड़े हुए हैं। तो ये चलते रहेंगे। जो डेयरी जो है, एक्चुअली समस्या हमारी पॉपुलेशन की है, समस्या एनिमल्स की नहीं है, समस्या उत्पाद की नहीं है, तो हम पॉपुलेशन की समस्या है। सर कि शहरों में, गांव में जो आवारा जानवर हैं यही चलते रहेंगे, बढ़ेंगे, हमें 2-4 होना पड़ेगा और मान लेना चाहिए कि हम इसी के साथ जिंदगी जिएंगे। नहीं, उसके पहले नहीं अलाउड है। इसके बोलिए जो आवारा लीगल डेयरी में तो पहले अलाउड नहीं है। तो डेयरी के जो समस्या आ रही है उसके लिए, जैसे सर ने बताया, जो हमने सेक्स सॉर्टेड सीमेंट जो कर रहा है, धीरे धीरे जैसे स्टेरिलाइजेशन डॉग में कर रहा है, धीरे धीरे इसकी पॉपुलेशन घट जाएगी
उसमें जो डेयरी के जो हमने सेक्स सॉर्टेड सीमेंट कर रहा है, इसकी वजह से फीमेल ज़्यादा पैदा होंगे और मेल एनिमल की जो समस्या है वो भी घट जाएंगे। तो एक एक प्लीज। तो फार्मर्स की आज के दिन में क्या हो रहा है, आज के दिन में अगर कोई फार्मर अगर डेयरी कैटल रखता है, वो अगर जब ड्राई हो जाता है उस एनिमल्स को बेच के उसको चेंज करके दूसरा एनिमल वहाँ पे रखते थे, तो फार्मर्स आज के दिन में वो डेयरी एनिमल को कहाँ करेंगे, वो बाहर छोड़ रहा है। तो उसकी जो उत्पाद होती है, अभी नया नया टेक्नोलॉजी हम लोग बड़े चर्चा कर रहे हैं, अभी राष्ट्रीय कामधेनु आयोग भी बना है, वो भी दिशा ढूंढ रहा है किस तरीके से हमने ड्राई डेयरी कॉन्सेप्ट को एडॉप्ट किया जाए। इसमें हमने कैसे गोबर से अभी नए नए टेक्नोलॉजी के साथ टाइल्स वगैरह सब कुछ बन रहा है। मैं थोड़े से सवाल लेना चाहूंगा कि सुझाव के तौर पर आप लोगों को, जो आपने सुना पैनलिस्ट को, उनकी राय कि क्या समस्या है, रास्ता क्या है, आप लोगों के नजरिए से कितना हल होता दिख रहा है ये परेशानी, या फिर आपको लगता है कि बढ़ने वाली है? मेरा नाम राम सिंह है और मैं पालम का निवासी हूँ। ये लोग कह रहे हैं क्या नाम है, गाय ज़्यादा हो गई। आप जहाँ जो आदमी गाय पालता है, आप उनसे पहले कॉन्टेक्ट करें आपके पास कितनी गायें हैं। उस गाय के बाद अगर वो मान लो गाय ख़राब हो जाती है, पालने लायक नहीं रहती, तो उन्हें छोड़ने का स्तर होना ही नहीं चाहिए। और हर आदमी अपने घर, पहले जैसे संस्कृति हमारी होती थी, पहली रोटी गाय की और लास्ट रोटी कुत्ते की। अगर जब आप उन्हें टाइम से रोटी देते रहेंगे तो क्यों बाहर आएंगे? किस लिए? अभी मान लो हम भी अगर किसी से चोरी चकारी या जो भी करते, किस लिए करते? अपने पेट के लिए। तो पहले आप उनका सोचो। जब आप उनको अगर मान लो रोटी टाइम से मिलेगी, सब चीज़ टाइम से मिलेगी, तो ये समाधान ऑटोमेटिक ही खत्म हो जाएगा। ओके। नॉन प्रोडक्टिव, जो कि एक तरह से किसी काम का नहीं रहता, उसे सड़कों पे छोड़ दिया जाता है। जैसे अभी सर ने बोला, राजस्थान गुजरात से हज़ारों की संख्या में गायें हाँक के लाई जाती है और उन्हें खेतों तक, जैसे अभी हमारे अप्रैल में कटाई हो जाएगी खेतों की, तो जो वेस्ट बचता है उसे खिलाने के लिए राजस्थान के किसान अपनी गायों को लेके आते हैं। अब जो खेत खाली पड़े हैं, जो वेस्ट भूसी पड़ी होती है कटाई के बाद, फसल उठाने के बाद, उसको वो खिलाते हैं। लेकिन दिक्कत कहाँ आती है कि वो पूरी गिनती करके अपनी गाय नहीं रखते, या वो संख्या में इतनी ज़्यादा होती है कि कुछ गायें रह जाती हैं जो कि सड़कों पे खुली घूमती हैं, एक्सीडेंट्स का कारण होती हैं। आप हाईवे पे मैक्सिमम एक्सीडेंट्स देखते हो वो गाय की वजह से हो रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमने कोई भी ऐसा रेगुलेटरी पर्सन अपॉइंट ही नहीं किया हुआ कि सड़कों पे खुली घूमने वाली गायों और कुत्तों को पकड़ के सही जगह पहुंचा सके। अगर खुली जगह पर जानवर हैं, एक आम आदमी देखता है, वो अगर अथॉरिटी को शिकायत करे या सुझाव दे कि ये है, उसका उपचार क्या है, उसका रास्ता क्या निकालती है अथॉरिटी? विकल्प क्या है आप लोगों के पास? जो इन्होंने सवाल किया, जो खुली जगह पे गाय हैं, उसके लिए अगर ये कहीं पर कांटेक्ट करें तो कैसे करें? नहीं, किसको करें? हाँ, और अगर किसको आपके करें पास और वो कैसे आप करें? क्या करते हैं उसका? दिल्ली के अंदर हमारे हर जोन के अंदर हमारे कंट्रोल रूम है, उसके नंबर है। वैसे तो आपको फ़ोन करने की आवश्यकता कम पड़ती है, क्योंकि हम हर हफ्ते के अंदर कहीं ना कहीं पर जो ऐसी आवारा गायें उन्हें पकड़ते हैं। अब उनको पकड़ने के बाद उनको डेयरियों में भेजा जाता है। दिक्कत कहाँ आती है कि जब कोई गाय का एक्सीडेंट हो जाता है, उसमें किसी मनुष्य को चोट आती है या किसी की डेथ हो जाती है, तब गाय का ऑनर कहता है कि मेरी गाय नहीं है, तो पैसा निगम को देना पड़ता है। उसके लिए हमने एक बहुत बढ़िया व्यवस्था करी है। एक बहुत चावल के दाने जितना हमने एक चिप बना रहे हैं, और वो दिल्ली सरकार के माध्यम से हम गायों के अंदर उसको इंजेक्शन से लगाएंगे। उसमें पूरे गाय के जो मालिक है उसका डाटा होगा कि ये गाय किसकी है। उससे बहुत बड़ा समाधान होगा कि गायें सड़कों पे नहीं आएंगी। मैं अभी आपको इंजेक्शन दिखाता हूँ कैसा होगा। नहीं, लेकिन जो आवारा हैं, जिनका कोई मालिक नहीं है, उनका क्या? मैं एक बात आपको बता दूं, आवारा शब्द जो है बिल्कुल ठीक नहीं है। आवारा कुछ जानवर आवारा है ही नहीं। जो भी गाय है, जो सांड है, वो किसी ना किसी आदमी का है। वो जब हमारे काम का नहीं है, हमें छोड़ दिया, वो आवारा नहीं है। अब जब मेरे पास गाय थी, दूध दे रही थी, ठीक है, अब मैंने छोड़ दिया तो पता तो रहेगा वो किसकी है। तो उस माध्यम से हमें ये पता लगेगा कि किसकी है। कोई दिक्कत होगी तो हमें उसे पकड़ना पड़ेगा। हम सीधा मालिक के ऊपर अंकुश लगाएंगे तो गाय सड़क पे आएगी नहीं। साइंस के तौर पर कैसे आप ट्रैक करेंगे एक्स गाय या एक्स जानवर कहां से आया, ओरिजिनेट कहां हुआ, कैसे ट्रैक करेंगे? सबसे पहले हमको और एजेंसियों के साथ और जो जन भागीदारी है उसकी बहुत आवश्यकता है। हम लोग 25 गाय पकड़ते हैं एक दिन के अंदर। वो जिसको हम लोग कहते हैं ना कि अवैध तरीके से, उससे ज़्यादा गाय उस दिन वापस आ जाती है वहाँ पर। हम लोग पकड़ रहे हैं। जब तक दिल्ली पुलिस के माध्यम से हमारे जो अपने एमसीडी के टूल हैं, आवारा गाय नहीं, जो अवैध तरीके से गाय आ रही हैं, उन्हें, जानवर कोई भी आ रहा है, उन्हें रोकना होगा। जिन डेयरी मालिकों का लाइसेंस है और उनके जानवरों की संख्या में है, वही वहाँ से अगर लेके आएंगे तो दूसरे जानवर सड़कों पे दिखेंगे नहीं। हो क्या रहा है, हमारी टीम पकड़ने के लिए जाती है, हम उन्हें पकड़ते भी हैं और जहाँ भेजना भेजते भी हैं।
मगर उसी रात को उससे अधिक जानवर स्मगल होकर चलेगा। बहुत बड़ा माफिया ये भी। दिनेश जी, आवारा जो डेयरियां हैं वो बड़ा कारण है, छोड़ रही हैं या फिर कुछ और रीजन है, और ट्रैकिंग कैसे है? मेरा ये सवाल है कि असल में कोई भी गाय या कोई भी सांड, कोई इस तरह के जानवर है, अगर वो सड़क पर है, तो जैसा कि कहा अवतार सिंह ने, उसको हम ट्रैक कैसे करेंगे कि कहाँ से शुरू हुआ, हमारे कहाँ यहाँ पहुंचा? तो उत्तर प्रदेश में जो भी सड़कों पर गाय थी उनका ईयर टैगिंग कराया गया और उनको हमारे यहाँ प्रत्येक म्यूनिसिपैलिटीज़ में आवश्यकता अनुसार गौशाला बनाई गई है। आप गाजियाबाद का देख सकते हैं, हमारे पास 1500 गाय नर और मेल दोनों का है। उनके पूरे भरण पोषण की जिम्मेदारी नगर निगम गाजियाबाद कर रहा है। तो जितनी भी गाय आती हैं वहाँ से, गाय सांड, उनका सबका ईयर टैगिंग किया जाता है। और जो पालतू हैं, सरकार उनको भी, उनकी भी ईयर टैगिंग करा रही है, जिससे कि ये पता लगे कि ये, उसके बाद जैसा सर ने बताया, दिल्ली सरकार में जो इंजेक्शन की चिप के माध्यम से किया जा रहा है, हमारा ईयर टैगिंग के माध्यम से कराया जा रहा है। तो सर का जो कहना है कि आवारा कोई नहीं है, कोई ना कोई उसका मालिक है, लेकिन बाद में जब वो बाहर आ जा रही हैं तो उसका जो प्रजनन हो रहा है वो आवारा की श्रेणी में ही आएगा। ये नहीं कह सकते कि वो आवारा नहीं। जो सड़कों पर बाहर गाय और सांड, अगर उनको ज़्यादा लंबे समय तक बाहर रहेंगे तो उनमें प्रजनन होगा, तो उनसे जो पैदा होंगे वो आवारा की श्रेणी में आएंगे। तो उत्तर प्रदेश में प्रत्येक नगर निकाय में इसके व्यवस्था की गई है, इसके भरण पोषण की व्यवस्था की गई है। लेकिन जब तक बर्थ कंट्रोल नहीं होगी और उपयोगी चीज़ का पैदा नहीं होगा, जो 3S है, सीमेन, सेक्स सॉर्टेड सीमेन, क्योंकि हम कितना ही कर लें, जो चीज़ उपयोगी नहीं उसको लोग बाहर छोड़ ही देंगे, चाहे वो चोरी से छोड़ें या किसी ढंग से छोड़ें, तो उसको करना पड़ेगा हमें। रेगुलेशन वही है, रेगुलेशन एक बार कहीं ना कहीं करना पड़ेगा। आप लोग इसको सवाल दीजिए। पालन से विक्रम, तो वहाँ क्या है कि बंदर घरों में आ जाते हैं और ऊपर से जिनका घर खुला है ऊपर, बंदर तक आकर रसोई के किचन से सामान बाहर, आटे का ट्रंक पूरा बाहर खोल देते हैं। तो वो भी एक बड़ी समस्या है बंदरों की। उनकी टैगिंग के लिए या उनके लिए कुछ इस तरह का वो भी चल रहा है या मैं ये इसका जवाब दूंगा जल्दी से। मैं 2-4 और सवाल लेना चाह रहा हूँ, उसके बाद एक और सर हाँ, जल्दी से। ये जो एक्चुअली होता क्या है, पहले क्या होता था कि प्लॉट्स या बहुत बड़े बड़े एरिया खाली होते थे जहाँ पर ये जानवर इकट्ठे बैठ जाते थे। अब वो एरिया खत्म हो गए क्योंकि इतनी बड़ी समस्या है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, मकान बन चुके हैं, तो कहाँ जाएंगे, रोड पे आएंगे। और जैसे सर ने बताया कि उनको पकड़ के टैगिंग कर रहे हैं 25, अगर एक एरिया से हम 25 गाय पकड़ते हैं तो उस एरिया का मालिक जरूर उसको लेने आएगा, ढूंढने आएगा। ओके, तो ये इसको कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट। मेरा एक सजेशन ये है कि अब हर कोई तो अपने घर में गायों को रख नहीं सकता है, लेकिन मैं अपने सोशल मीडिया पे रोज़ डालती हूँ कि एक इंडियन स्ट्रे डॉग या स्ट्रे कैट है, आप अडॉप्ट करना चाहोगे? तो वहाँ से मुझे जवाब मिलता है पर्शियन कैट नहीं है, जर्मन शेफर्ड नहीं है, उन्हें इंडियन ब्रीड्स चाहिए ही नहीं। अगर हर घर एक स्ट्रे को रख ले तो सड़क पे स्ट्रेस बचेंगे ही नहीं, वो अगर उनका पालन पोषण कर ले। ओके, और there are more number of stray animals and the issues regarding them where the place we are living today than in comparison to other places, like sir told us about Bhutan, Netherlands, etc. So here the municipal corporation or the government should take the initiative to just improve the garbage system and to provide shelters to those stray animals. ओके, Thank you. नेक्स्ट। तो जैसे डॉग्स का अभी बात हो रही थी, स्टेरिलाइजेशन तो थी, उसके अलावा एक और सॉल्यूशन है एडॉप्शन का। एडॉप्शन का क्या है कि लोगों के लिए डॉग पालने स्टेटस सिंबल हो गया है कि अगर किसी अच्छी ब्रीड का डॉग है तो मैं पालूंगा, इंडियन है तो नहीं पालूंगा। मैंने खुद एक इंडियन ब्रीड अडॉप्ट किया है, तो कुछ मेरे दोस्त हैं वो बोलते तूने ये क्यों पाला, तू अच्छा कुत्ता पालता। पर फिर मतलब लोगों की मेंटालिटी ऐसी है कि अगर इसने इंडियन पाला है मतलब इस पे पैसे नहीं है। सोच की बदलाव की बात सोच आप के कर रहे हैं। बदलाव। चलिए, एक आखिरी मैं चाहूँगा दिनेश जी, 2-3 चीज़ें कि अगर कोई इस तरह की चीज़ें दिखती हैं, मैं कहूँ कि क्योंकि आपकी अथॉरिटी गाजियाबाद और इस तरह के अलग अलग राज्यों में अथॉरिटीज़ है, एक आम आदमी को क्या 2-3 चीज़ें जो ध्यान रखते हुए और किसको इन्फॉर्म करते हुए अपनी जिम्मेदारी को निर्वाह करें? सबसे पहला, जैसा इन बच्चों ने बताया कि अडॉप्टेशन बहुत बड़ा अच्छा समाधान है। दूसरा, गार्बेज सिस्टम को, जो गीला कूड़ा है, जो खाने योग्य कूड़ा है, उसको बाहर सड़कों पे न डाला जाए, उनका जो नियमित स्थान है उसी पे दिया जाए। तो बाहर जब खाने के लिए नहीं रहेगा, धीरे धीरे वो बाहर जाएंगे। और बर्थ कंट्रोल, म्यूनिसिपैलिटीज़ अपना इसमें प्रयास कर रही हैं। साथ ही साथ म्यूनिसिपैलिटीज़ के पास जो संसाधन है स्टरलाइजेशन के लिए, या जो न्यू टेक्नोलॉजी आई है बंदरों के लिए, इम्यूनाइजेशन के लिए, कंट्रासेप्टिव उसको इंजेक्ट किया जाता है, वो ऐसी संस्थाएं सामने आए, जन सहयोगी आए, NGO आए, जो इस व्यवस्था से जुड़े। और
जो हमारे वेटनरी डॉक्टर्स हैं उनके अंदर भी, ग्रामीण क्षेत्रों में भी और शहरी क्षेत्रों में भी, उनको भी इनसे एसोसिएट किया जाए, उनको प्रशिक्षित करके इस व्यवस्था से जोड़ा जाए। वो भी एक मानव संसाधन बढ़ेगा, स्किल्ड मानव संसाधन, तो समस्या दूर होगी। और अंत में जो सबसे महत्वपूर्ण है, हम लोग अपनी संस्कृति से दूर ना जाएं। उसको, चाहे वो देसी कुत्ता है, उसको अडॉप्ट करें। गाय, निश्चित रूप से सांड जो है एक जब अनुपयोगी हो जाता है, उसके लिए सरकारी व्यवस्था करनी पड़ेगी। और अवतार सिंह जी, बहुत संक्षेप में आप जो कर रहे हैं, क्या और चीजें आप चाहते हैं मदद के तौर पर, चाहे वो सरकार की नीतियों की ओर से हो या पब्लिक, मैं कहूँ कि सबसे पहले पब्लिक से आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा, जैसे अभी इन्होंने बताया कि बंदर घर के अंदर घुसकर सामान निकाल के ले जाते हैं, तो जो ये धार्मिक आस्थाओं से आपको थोड़ा अलग हटना पड़ेगा। आप मंगलवार को और शनिवार को हमारा जहाँ से मैं आता हूँ, कश्मीरी गेट सिविल लाइन से, वहाँ रिज एरिया है, बहुत बड़ा जंगल है। उस जंगल के अंदर बहुत भारी मात्रा में बंदर है। उनको अपना जो स्टाइल है पेड़ों पे चढ़ना, खाना पीना, उसको भूलकर आप उनके लिए इतने बढ़िया फल लेके आ रहे हैं। केवल 2 दिन, शनिवार को, इतवार को, आप शनिवार को मंगलवार को दे रहे हैं। बाकी वो जो 5 दिन है क्या करेंगे? उनको काम तो करना नहीं है, उनकी आपने आदत बिगाड़ दी है। हर जानवर के बारे में बात कर रहा हूँ। आप अपनी धार्मिक आस्था के लिए जो फल इंसान को नहीं मिलता, इम्पोर्टेड फल मैं देखता हूँ वहाँ पर मंगलवार को लोग लेके आ रहे हैं, गाड़ी में खिला रहे हैं। जो उनका भोजन नहीं था वो हमें उसकी आदत डाल रहे हैं, आदत उसके चलते हम आदत खराब कर रहे हैं उनकी। हम सोचते हैं कि शायद वो वापस जंगल में जाएंगे, नहीं जाएंगे वो जंगल। एक उदाहरण देना चाहता हूँ इसी बात के ऊपर। मैं भी वैशाली में रहता हूँ, मेरे गाड़ी भी उस दिन एक्सीडेंट होते होते बच गई। क्या हो रहा है, वो मैक्स का जो गोल ये चक्कर है, आज के दिन में देखता हूँ दिन के दिन उसमें गाय और मेल एनिमल बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? लोगों ने गाड़ी उधर ही खड़ी करके गाड़ी से खाना खिला रहा है। तो मेरे को मन करता है मैं एनिमल वेलफेयर सेक्रेटरी का भी चार्ज में हूँ, तो इसके ये बहुत बड़ा कानून एक है। मेरे को मालूम है वहीं पे आसपास कोई गौशाला वगैरह होंगे तो उन लोगों डेयरी होंगे तो छोड़ देता है जानवर को। तो उसमें तो एक कानूनी कार्रवाई तो होना चाहिए। मेरे को यह है जो उसमें खाना मत खिलाइए जानवर को। हाई स्पीड एरिया है गाजीपुर एरिया में, सब एनिमल पहले तो उस तरफ रहता था, अब वो अंडरपास होके इस तरफ दिल्ली की तरफ आ गए। वहीं पर रोड पे सब लोग रोटी खिला रहे। गाय का खाना रोटी नहीं है, गाय रोटी नहीं खाता है। रोटी खाने से गाय को एसिडोसिस होता है और वो रुमेन में जाके ऐसे खराब चीज़ लैक्टिक एसिड तैयार करता है, तो एनिमल्स की हानि पहुँचते हैं। और रोटी और चावल गाय की खाना नहीं है। बहुत संक्षेप में 10 सेकंड में। 1 सेकंड में सर मैं बताना चाहूँगा। जो उत्तर प्रदेश में एक उपाय ये हुआ है कि जो निराश्रित गोवंश है, यदि कोई उसको पशुपालक मतलब इच्छुक पशुपालक उसको अडॉप्ट करना चाहता है तो उसको सरकार हमारे यहाँ सब्सिडी दे रही है, 30 रुपये पर डे के हिसाब से दे रही है। तो इससे भी बदलाव आएगा। ये माननीय मोदी जी ने, योगी जी ने किया है हमारे यहाँ प्रारंभ कि आप अगर इच्छुक हैं, आप ले जाना चाहते हैं निराश्रित गोवंश को, तो सरकार उस पर 30 रुपये प्रतिदिन के हिसाब 60 से 70 रुपये एक दिन का खर्चा आता है वैसे रखने का। लेकिन कुछ तो दे रहे हैं। चलिए शुरुआत हो रही है, लेकिन दिल्ली में भी वक्त दे रहे हैं कम है। शुरुआत की गई। अवतार साहब वक्त कम है, लेकिन जो समस्या है वो क्यों हो रही है, बढ़ती क्यों जा रही है, और जैसा कि पैनलिस्ट ने कहा कि हम सब कहीं ना कहीं उसमें सीधे तौर पर जिम्मेदार भी दिख रहे हैं, लेकिन समस्या का समाधान क्या, इसके लिए साइंटिफिक तौर पर एजेंसियां या फिर सरकार की ओर से जो कार्यक्रम चल रहे हैं उसका देखना होगा कि नतीजा क्या आता है और कितनी तेजी के साथ उस पर आगे बढ़ते हैं। तो फिलहाल आज इतना ही। नमस्कार।